नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे मल्टी बैगर स्टॉक को खोजा जाता है। जैसे कि मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है उसके बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक यानी कि ऐसे स्टॉक जो निवेशक के कैपिटल को, निवेशक के पैसे को कई गुना बना दे। अब दोस्तों ये कई गुना बनने में ये एक झटके में नहीं बन जाता है। इसमें समय लगता है। तो आज हम अपने सीखने वाले हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे खोजें और उसको हम कैसे एनालाइज़ करें और उसको हम ऐसे खोज करके, एनालाइज़ करके तब हम उसको ट्रेड करेंगे ना दोस्तों, तो उसमें अगर हम लंबे समय तक बने रहते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है, रिटर्न की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस टाइप के स्टॉक को अपने कैसे खोजेंगे, है ना? कैसे उसमें कौन-कौन से स्टेप को हमें फॉलो करना है, अपने सेक्टर को कैसे एनालाइज़ करना है, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और काफ़ी नॉलेजेबल होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। चलिए। तो आज हम सीखने वाले हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक को कैसे खोजें। ओके। तो आज हम इस सेशन में ये भी जानेंगे कि इसको हम कैसे अपने खुद से एक सिंगल पर्सन जो है कैसे इस स्टॉक को खोज सकता है और उसको अच्छे से ट्रेड कर सकता है। तो चलिए एक एक करके अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा प्रश्न ये होगा कि सर मल्टी बैगर स्टॉक्स यानी क्या, मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है। तो मल्टी बैगर स्टॉक का मतलब ये होता है कि ऐसा स्टॉक जो निवेशक के यानी जो इन्वेस्टर के कैपिटल को कई गुना बढ़ा दे, उसे कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक। अपने आसान भाषा में समझे तो अगर आपने किसी कंपनी में रुपये 1 लाख निवेश किया है और कुछ साल बाद वह बन जाए 1 लाख से 2 लाख, 3 लाख, है ना, 2 लाख बन जाए, 3 लाख बन जाए, 5 लाख बन जाए, इसी प्रकार से जो है आपके कैपिटल को जो है वो बढ़ाते हैं। तो ऐसे स्टॉक को हम कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। यानी जो स्टॉक आपके पैसे को कई गुना कर दे उसे हम मल्टी बैगर स्टॉक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर समझे तो यदि किसी कंपनी में आपने किसी कंपनी के स्टॉक को आपने ₹100 पे आपने खरीदा है और कुछ वर्षों बाद वह 1000 का हो गया, यानी कि आपका रिटर्न जो है 10 गुना हो गया। इसे हम 10 बैगर या फिर मल्टी बैगर स्टॉक कहेंगे। ठीक है। मल्टी बैगर की सामान्य विशेषताएं की बात करें तो इसमें सेल्स जो है लगातार बढ़ रही हो, ईपीएस लगातार बढ़ रहे हो, आरओई और आरओसीई जो है अच्छे हो, डेप कम हो, कैश फ्लो मजबूत हो और मैनेजमेंट जो है अच्छे हो और भविष्य में बिजनेस बढ़ने की अच्छी संभावना हो। तो इस टाइप के स्टॉक को हम कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। ठीक है। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। और कई जो है ना, बहुत से इन्वेस्टर जो है इस टाइप के स्टॉक को खोज नहीं पाते हैं। उसके बहुत से कारण होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अपने स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला हमारा ये कि मल्टी बैगर के जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं मल्टी बैगर के, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें स्ट्रॉन्ग जो है रेवेन्यू ग्रोथ होना चाहिए। जो इसका रेवेन्यू ग्रोथ होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मल्टी बैगर स्टॉक में। दूसरा, उसका जो प्रॉफिट होता है वो हाई होना चाहिए, हाई प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए। फिर जो कंपनी हो वो इंडस्ट्री का लीडर होना चाहिए, जिसकी रिलायंस हुआ। ठीक है, इससे बहुत से एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। और उसके पास कंपटीशन में टिके रहने के एडवांटेज होना चाहिए। यानी कि कोई टेक्नोलॉजी का कंपटीशन आया, ठीक है, कोई अन्य पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने उसके नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया। ओके। तो इस प्रकार से उसे मार्केट में टिके रहने के लिए जो है कॉम्पिटिटिव जो है एडवांटेज होना चाहिए उसमें। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है मल्टी बैगर स्टॉक को खोजते समय, यानी कि मल्टी बैगर स्टॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ, हाई प्रॉफिट ग्रोथ, इंडस्ट्री लीडर एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। ठीक है। इसके बारे में आइए बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला स्टॉक क्या होगा यदि हमें मल्टी बैगर स्टॉक को खोजना है। हमने सीख लिया कि चलो मल्टी बैगर स्टॉक क्या होता है, हमें मल्टी बैगर स्टॉक को खोजना है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप ये है कि हमें राइट सेक्टर को चुनना है ना। हमें जाके देखना है, हमें इंडेक्स के चार्ट पर जाके देखना है कि कौन सा सेक्टर जो है वर्तमान समय में, है ना, कुछ सालों से कौन सा सेक्टर जो है अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। हमें जाके देखना है क्या ये वो एआई है, डिफेंस है, रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी है, बैंकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है।
है ना। ऐसे अलग अलग सेक्टर जो है आपको मैंने यहाँ पर लगा के रखा है, देख सकते हो आप चार्ट पे। ओके, रियल एस्टेट है, एनर्जी है, कंज्यूमर है, अलग अलग टाइप के जो है सेक्टर है। तो आपका काम यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में हमारा काम यही है कि कौन सा सेक्टर जो है ग्रो कर रहा है अच्छे से। ठीक है, इसे आप चार्ट्स पे देखोगे ना, मैंने आपको चार्ट्स को कैसे रीड करना है मैंने आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, आप कमेंट में करो, ठीक है, और पूछो इसके बारे में जो आपको ना समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, राइट सेक्टर को चुनना। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि हमें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स में हमें क्या ध्यान रखना है, उसके उसके लिए बात करते हैं। चलो, तो कंपनी के फंडामेंटल्स में हमें ये जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको लिख रखे हैं, देखो यहाँ पे, सेल्स ग्रोथ है ना, ईपीएस ग्रोथ, आरओई, आरओसीई, डेप्थ, कैश फ्लो, इसके बारे में बात करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्स ग्रोथ क्या होता है। ठीक है, आपने अक्सर नाम सुन रखा होगा कि चलो सेल्स ग्रोथ क्या होता है, अक्सर लोग इसके बारे में जो है बात करते रहते हैं। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ का मतलब होता है कि कंपनी की बिक्री, यानी कि हर साल कंपनी की बिक्री जो है कितनी बढ़ रही है। जैसे कि हम इसको कैलकुलेशन करना है, तो जैसे कि करेंट ईयर का जो सेल्स है माइनस प्रीवियस ईयर का सेल्स, है ना, इस प्रकार से जो होगा तो हमें जो है मालूम पड़ जाएगा कि कितना जो है अ, बिक्री जो है बढ़ी है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर समझे तो समझो कि 2025 का सेल्स जो है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, 2025 का सेल्स जो है ना वो 100 करोड़ है। ठीक है, और 2026 का सेल्स जो है 120 करोड़ है। यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सेल्स ग्रोथ है वो 20% जो है बढ़ा है पिछले साल के तुलना में। ठीक है, तो यानी कि ये एक अच्छा संकेत है। लगातार 10 से 15% या उससे अधिक की सेल्स ग्रोथ जो है अच्छी मानी जाती है। इंडस्ट्री पर निर्भर करता है सेल्स जो है किस प्रकार का है। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि अगर सेल्स बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है, समझो बात को, यदि सेल्स बढ़ रहा है यानी कि बिक्री हो रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो है अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ क्या होता है आप समझ गए। अब बात करते हैं ईपीएस ग्रोथ, है ना। ईपीएस ग्रोथ क्या होता है, ईपीएस ग्रोथ का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर ग्रोथ। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक कंपनी कंपनी प्रत्येक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है और वह कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर ग्रोथ। ठीक है, कंपनी प्रत्येक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है और वह कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, इसको मेजरमेंट करने के लिए आपके फॉर्मूला जो है बहुत से आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर, आप देख लीजिएगा, हम यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे। जैसे कि हम उदाहरण की बात करें तो पिछले साल का ईपीएस जो है 10 रुपया था। ठीक है, इस साल 2026 का ईपीएस जो है 15 रुपया हो गया। ठीक है, तो ईपीएस ग्रोथ जो है कितना बढ़ा, ईपीएस ग्रोथ जो है कितना बढ़ा। ठीक है, लगभग जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि आप इसका परसेंटेज निकालो ईपीएस ग्रोथ का जो है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे कि 10% था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और ओके, लगभग जो है 50% से जो है आपका ईपीएस ग्रोथ जो है बढ़ा। ठीक है, तो ये एक अच्छा संकेत है। लगातार बढ़ता हुआ ईपीएस ग्रोथ कंपनी की मजबूत कमाई को दर्शाता है। ठीक है, तो ईपीएस ग्रोथ क्या होता है हम समझ गए। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर ग्रोथ, यानी कि पर शेयर पर कंपनी के प्रत्येक शेयर पर कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है और वो कितना तेजी से बढ़ रहा है, इसको मेजरमेंट करते हैं ईपीएस की सहायता से। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरओई, ये वाला आरओई। ठीक है, आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब कि शेयर धारकों द्वारा लगाए गए पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी जो शेयर धारकों द्वारा जो कंपनी में पैसे लगाए गए हैं उस पैसे पर कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। ठीक है, फॉर्मूला जो है उसके अलग अलग फॉर्मूला जो है उसके होते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला की बात नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो जो इक्विटी है, इक्विटी जो है
100 करोड़ है, नेट प्रॉफिट जो है 20 करोड़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20% जो है आरओई है, यानी कि कंपनी जो है अपने शेयर धारकों के पूंजी पर, है ना, 20% जो है रिटर्न कमा रही है। ठीक है, ये एक अच्छा संकेत है। 15% या उससे अधिक का आरओई जो है आमतौर पर जो है अच्छा माना जाता है। ठीक है, और इसके जैसे कि हमने आरओई देख लिया, अब हम बात करते हैं आरओसीई। ठीक है, आरओसीई क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। आरओसीई से मतलब है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, मतलब कि कंपनी अपने पूरे निवेश, यानी कि इक्विटी भी आ गया, डेप भी आ गया, का का कितना प्रभावी उपयोग कर रही है। यानी कि कंपनी में जो भी निवेश किया गया है उसका कितना अच्छे से उपयोग कर रहा है कंपनी। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें कि कंपनी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी में वो 200 करोड़ है, और ईबीआईटी जो है 40 करोड़ है। ठीक है, मतलब कि जो आरओसी हो वो जो है 20% हुआ। जैसे कि इसका जो जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जो है यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे उसकी सुविधा जो है नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो इसके हम समझ लेंगे इस टाइप से। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में बहुत सी माहिती जो है मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि हम समझें कि हम आसान शब्दों में समझें तो जो आर हो है, आर जो है, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि कंपनी जो है ना उसके बाद जो भी निवेश है उसको कितना अच्छे से उपयोग कर रही है। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला से जो है आप जान सकते हो। अगला है डेप्थ। डेप्थ की बात करें यानी कि कर्ज। ठीक है, कंपनी पर कितना लोन या उधार है, कंपनी पर कितना लोन या उधार है। जैसे कि जब डेप्थ कम हो, जब डेप्थ कम हो कंपनी का, यानी कि वो अच्छा माना जाता है, ब्याज का खर्च कम होता है, आर्थिक मंदी में कंपनी पर दबाव कम रहता है ना, प्रॉफिट बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, और इसके जो रेशियो है, डेप्थ टू रेशियो होते हैं, उसको भी हमें देखना होता है। डेप्थ टू रेशियो 1 से कम होना यानी कि अक्सर बेहतर माना जाता है, हालांकि इंडस्ट्री पर निर्भर करता है ये। तो डेप्थ का मतलब ये होता है कर्ज एक टाइप का। ठीक है, कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो यानी कि कंपनी के बिजनेस में वास्तव में कितना नकद कैश है, और कितना यानी कि आ रहा है और कितना जा रहा है, इस टाइप से। जैसे कि प्रॉफिट जो है एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि 100 करोड़ है और कैश फ्लो जो है 20 करोड़, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट तो दिख रहा है लेकिन कैश कम आ रहा है। इसका संकेत क्या है, ऑपरेशनल जो कैश फ्लो है लगातार पॉजिटिव और बढ़ता हुआ होना चाहिए, अच्छा संकेत होता है इसके लिए। प्रॉफिट के साथ साथ कैश फ्लो भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कंपनी के कुछ जो फंडामेंटल्स है, सेल्स ग्रोथ है, ईपीएस है, आरओसीई है, आरओ देखो यहाँ पे आरओई है और आरओसीई है, डेप्थ है, कैश फ्लो है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, इसको मैं इनडेप्थ में नहीं गया, लेकिन आप इसको इनडेप्थ में जाने के लिए आप इसके फॉर्मूला होते हैं, सेल्स ग्रोथ को जो है कैलकुलेशन करने की फॉर्मूला होते हैं, आरओसीई के कैलकुलेशन करने की फॉर्मूला होते हैं, आरओई को, है ना, कैलकुलेशन करने के फॉर्मूला होते हैं। तो आप इसकी फॉर्मूला का यूज़ करके जो है आप अच्छे से कर सकते हो। वर्तमान समय में इस टाइप के आपको कोई भी फॉर्मूला जो है यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे आप जाओगे ना, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, है ना, तो उस कंपनी के वेबसाइट पर जो है आपको कंपनी के फंडामेंटल्स जो होते हैं ना, सेल्स ग्रोथ कितना हुआ, आईपीएस कितना हुआ, आरओसी कितना हुआ ना, आरओई कितना हुआ, डेप्थ कितना है, कैश फ्लो कितना है, सब जो है आपको उनके वेबसाइट पर जो है मिल जाएगा। ठीक है, और अगर वो कंपनी लिस्टेड है तो वो वहाँ पे सीबी के पास भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, वो सब कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, ऑडिटेड होता है, तो वो जो है ज़्यादा विश्वसनीय होता है। ठीक है, तो ये कुछ कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं, उसको हमें ध्यान देना होता है, देखना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, तीसरा हमारा काम क्या है, तीसरा स्टेप है हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखेंगे, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखेंगे। अक्सर आप किसी भी ब्रोकर में जाओगे ना, टेक्निकल्स में जाओगे, तो उसमें आपको ये टाइप दिखेगा। तो उसमें प्रोमोटर होल्डिंग होते हैं, एफ होते हैं, डी होते हैं, पब्लिक होल्डिंग होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से उसमें प्रोमोटर होल्डिंग होते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से होते हैं, 2 से 3% जो है वो अदर होते हैं, फिर डी जो होते हैं 18 से 19% होते हैं, ये जो है बदलते घटते रहते हैं। फिर यहाँ पे देखो एफ और एफ जो होते हैं वो इतना परसेंट होता है, फिर रिटेल जो होते हैं वो इनके पास इतना होता है, और जो प्रोमोटर होते हैं उनके पास 50% के आसपास जो है शेयर्स
होते हैं। तो इस टाइप का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, वो हमें देख लेना है जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस कंपनी का। मैंने आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है, ठीक है। अब जैसे कि चौथा स्टेप क्या है, हमें क्वार्टरली रिजल्ट देखना है, ठीक है। जो 3 महीने पे आता है ना रिजल्ट कंपनी का, कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना वो एक्सपेंशन हुआ, है ना। जैसे कि रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, मार्जिन एक्सपेंशन कितना हुआ, गाइडेंस कितना हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जानना है। अब दोस्तों मार्जिन एक्सपेंशन से मतलब ये है, आसान शब्दों में समझे तो मार्जिन एक्सपेंशन यानी क्या। जैसे कि यहाँ पे समझो कि कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उस वो जो प्रोडक्ट बेचती है, ठीक है, अपने समझ रहे हैं मार्जिन एक्सपेंशन क्या होता है। कोई भी कंपनी है वो प्रोडक्ट बेच रही है, तो उसका जो सेल्स है, प्रोडक्ट का सेल्स है वो 100 रुपया है, यानी कि 100 रुपये में बेच रही है। और वहाँ पे प्रॉफिट जो है 10 रुपये हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है। शुरुआत में उसने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, 100 रुपये का एक था, है ना। और वहाँ पे जो है 10 रुपये अपने को प्रॉफिट मिलता था, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन में 10% है। बाद में वस्तु वही वस्तु जो है, सेल्स प्राइस जो है 100 रुपया ही है, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है 15 रुपया है। मतलब कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 15% जो है प्रॉफिट मार्जिन हो गया 10% से, यानी कि हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% से 15% जो है हो गया। इससे हम मार्जिन एक्सपेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन एक्सपेंशन। अब मार्जिन एक्सपेंशन के कई रीज़न होते हैं, जैसे कि चलो ना देखते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल जो होते हैं उसके कॉस्ट में कमी होना, है ना। सेलिंग प्राइस को बढ़ना, सेलिंग प्राइस बढ़ा देंगे तब भी होगा। और ऑपरेटिंग जो इफ़िशियंसी है उसको इम्प्रूव करना, मतलब कि जो अपने जो कार्यशैली है, जो हम कंपनी में जो काम होता है उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाना, ठीक है। ऑटोमेशन या फिर टेक्नोलॉजी से कॉस्ट रिड्यूस करना, जैसे कि वर्तमान समय में एआई आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे मार्जिन एक्सपेंशन होता है। और इन्वेस्टर के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे देखो कंपनी, इससे क्या होता है जब मार्जिन एक्सपेंशन होता है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ती है, ठीक है। अर्निंग्स जो है फास्ट होता है। इससे क्या होता है कि जो स्टॉक की वैल्यू भी जो है बढ़ती है। तो इस टाइप से हम समझेंगे, इस टाइप से हम इसे हम मार्जिन एक्सपेंशन कहते हैं, आसान शब्दों में कहें तो, ठीक है। तो आपको ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आपको कंपनी के वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है यदि वो लिस्टेड कंपनी है तो एनएससी बीएससी में, ठीक है। ओके, तो चौथा स्टेप हमें ये करना है। पांचवा है हमारा प्राइस एक्शन। अब दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर हो तो आपको प्राइस एक्शन तो ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो। प्राइस एक्शन के बारे में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें देखना है प्राइस एक्शन पे कि क्या है वो स्टेप, क्या कर रहा है, अप ट्रेंड में है, हायर हाई और हायर लो बना रहा है ना, क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कर रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे। तो उसके हिसाब से अपने डिसीजन लेंगे कि कब यहाँ पे अपने एंटर होना चाहिए, कब अपने को नहीं एंटर होना चाहिए, ठीक है। तो प्राइस एक्शन भी हमें चेक कर लेना है। पांचवा स्टेप है प्राइस एक्शन, ठीक है। वो सब चेक करने के बाद पांचवा स्टेप हमारा आता है प्राइस एक्शन, चेक करेंगे और देखेंगे कि हाँ यदि ब्रेकआउट हो रहा है तो ब्रेकआउट पे अपने आप को प्लेस करने के बारे में विचार करेंगे, ठीक है। अगला हमारा है वॉल्यूम। चलो भाई हमने ब्रेकआउट तो देख लिया कि हाँ ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे वॉल्यूम भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि वॉल्यूम कई बार अच्छा ना होने के कारण जो है आपने ये प्रॉब्लम फेस किया होगा कि वहाँ पे ब्रेकआउट जो है फेल हो जाता है, ठीक है। इसको ना आरएसआई काफ़ी अच्छे से बताता है। जो ब्रेकआउट फेलियर होते हैं ना उनको आरएसआई जो है काफ़ी अच्छे से बताते हैं। मैं आपको बताऊँगा, कभी आपको कॉमेंट करना होगा एक बार कि सर बताओ तब। अब देखो आरएसआई जो वॉल्यूम होता है ना दोस्तों, वॉल्यूम की मदद से जो है आप ब्रेकआउट को देख सकते हो, जेन्युइन ब्रेकआउट को, फिर इंस्टीट्यूशनल जो बाइंग प्रेशर होता है उसको आप पहचान सकते हो, समझ रहे हो। जैसे कि मैंने आपको वॉल्यूम स्पाइक के बारे में बताया है जो कि स्मार्ट मनी प्रेजेंस दर्शाते हैं, ठीक है। तो छठा स्टेप क्या है, हमें वॉल्यूम एनालिसिस करना है, ओके। सातवां है टेक्निकल इंडिकेटर्स जो आप यूज़ करते हो, जैसे कि हम लोग कॉमनली जो है आरएसआई, वॉल्यूम और मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। आप जो है जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हो आपको यूज़ कर लेना है, ठीक है। आरएसआई, मूविंग एवरेज, एमएससीडी, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ठीक है। सातवां काम ये हमें करना है। उसके बाद जो है हमें कुछ मिस्टेक जो हम अक्सर लोग कर देते हैं जब भी मल्टीबैगर स्टॉक खोजते हैं ना, तो क्या करते हैं मालूम, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो ऐसे स्टॉक को खोजेंगे जो 5 रुपया 10 रुपये का स्टॉक होगा।
मतलब उनके मन में ऐसा है, प्रश्न है कि ये जो 10 रुपये का स्टॉक है ना, मैं अगर मैं खरीद लेता हूँ तो ये जो है ना आने वाले 1-2 साल में, है ना, 6-7 महीने में जो है ये हो सकता है कहीं डबल हो जाए। इस उद्देश्य से वो क्या करते हैं, सस्ते स्टॉक, है ना, पेनी स्टॉक को खरीद लेते हैं और वहाँ पे वो फंस जाते हैं और उनको ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, पेनी स्टॉक में तो जाना ही नहीं है आपको। ठीक है। दूसरा मिस्टेक ये है कि न्यूज़ बेस्ड बाइंग, मतलब कि कई बार जो देखा होगा आपने कि अक्सर जो है, जो न्यूज़ वाले अंकल हैं, जो एनालिस्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं कि किसी भी स्टॉक के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ये स्टॉक अच्छा है, खरीद लीजिए, आने वाले दिनों में जो है, आने वाले साल में ये 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, यहाँ से रॉकेट हो जाएगा। तो यदि आप इस फील्ड में हो, स्टॉक मार्केट के फील्ड में हो, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको न्यूज़ बेस्ड कोई भी काम नहीं करना है। आपको प्राइस एक्शन पर फोकस करना है, चार्ट क्या बोल रहे हैं उसको देखना है ना। फिर है सोशल मीडिया टिप्स। सोशल मीडिया पर अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा कि कोई ना कोई आपको दिखाई देगा आपको कि हाँ ये स्टॉक खरीद लो, ये बेच दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो उनकी बातों को नहीं मानना है, उनकी बातों को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, समझे कि नहीं। हमारा अगला स्टेप है फोमो इन्वेस्टिंग, मतलब कि किसी के भय से, मतलब कि किसी ने बोल दिया कि चलो ये स्टॉक यदि आप तुम अभी नहीं खरीदते हो ना तो आप खरीद नहीं पाओगे इसको। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि वो मिस होने का डर कि यार अभी नहीं खरीद पाया तो हो सकता है कल को यदि 5 गुना हो जाए तो। समझ रहे हो, समझे कि नहीं। तो ये फॉर्म में इन्वेस्टिंग यानी कि देखो चलो ना, कोई बात नहीं, वो हो गया 5 गुना, कोई बात, जान दो। अपने पास एक ही स्टॉक थोड़ी है, 5,000 से ऊपर के स्टॉक जो है, ऊपर तक जो है स्टॉक लिस्टेड है हमारे NSE BSE में, देखो। ठीक है, तो फॉर्म में हमें इन्वेस्टिंग नहीं करना है किसी के कहने पर। तो ये जो कॉमन मिस्टेक है ना दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। मैंने अक्सर ये मिस्टेक लोगों को करते हुए देखा है, इसलिए मैंने आपको सजेस्ट कर दिया कि ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो हमें रियल की स्टडी करनी है, तो हमें क्या है ना, कोई भी हमें स्टॉक के एग्जांपल ले लेना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी कुछ महीनों पहले जो है ना, अक्सर लोग बात कर रहे थे, कुछ साल पहले बात कर रहे थे कि वो आपने देखा है कोचिंग शिपयार्ड। ठीक है, उसके बारे में लोग बात कर रहे थे कि इतने का स्टॉक था, इतना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है। तो वो सब होने में दोस्तों समय लगता है। हमें किसी भी कंपनी में, जैसे कि हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना दोस्तों, तो उस कंपनी को अच्छे से हमें पढ़ना होता है, अच्छे से समझना होता है। ठीक है, उसके बिजनेस के मॉडल को समझना होता है, क्योंकि हम उस कंपनी में लंबे समय तक रह रहे हैं। समझ रहे हो। और जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि वो कंपनी जो है, कभी जो है 10 रुपये के शेयर थी और आज जो है इतने रुपये का शेयर हो गया। तो सब दोस्तों ये प्रोसेस होने में समय लगता है, पेशेंस रखना होता है। समझ रहे हो। तो आपका जो है यहाँ पे एक होमवर्क यही है कि आपको ना एक स्टॉक को खोजना है, मल्टी बैगर स्टॉक को। ठीक है। हाँ। फिर उससे हमें सीखना है कि हमने क्या अलग किया जो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमने सीख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों, तो इस तरह से हमारे पास एक चेकलिस्ट बन गया है। हमें जब मल्टी बैगर स्टॉक को खोजना है ना, तो हमें क्या क्या देखना है, हमारे पास चेकलिस्ट बन गया। तो सबसे पहले सेक्टर का ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, है ना, ROE और ROCE, लो डेप्थ होना चाहिए, गुड प्राइजेक्शन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम होना चाहिए। तो ये जो कुछ बातें हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। मल्टी बैगर स्टॉक को खोजते समय हमें पेनी स्टॉक को नहीं लेना है, हमें न्यूज़ बेस्ड काम नहीं करना है। ठीक है। हमें किसी भी व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप के स्टॉक सजेशन को नहीं लेना है। समझ रहे हो। हाँ, तो इसका हमें इस टाइप से हमें ध्यान रखना है। और रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो इसके लिए तो हमेशा आपको मैंने बोलता ही रहता हूँ कि आपको ध्यान रखना ही है, पोजीशन साइजिंग पे ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस लगाना ही है, और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पता है क्यों, बताओ मुझे। आप कमेंट करो कि सर डाइवर्सिफिकेशन क्यों, मैं बताऊंगा आपको, आप कमेंट करो खाली। ठीक है। और पैसेंस से ज़रूरी है ही। ठीक है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है इसमें, बताना आप लोग मुझे। हम्म दोस्तों कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है इसमें। यहाँ पे हमें क्वालिटी पर बाय करना है, मतलब कि
हमें तो प्राइस एक्शन आता ही है, हमें प्राइस को रीड करने आता ही है। तो हम क्या करेंगे, हम ना अब ट्रेंड में बाय करेंगे, ट्रेंड के साथ में बाय करेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। और हम यहाँ पे डिसिप्लिन रखेंगे, और हमारा यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा, लॉन्ग टर्म का उद्देश्य होगा। ओके, ये जो मल्टी बैगर जो स्टॉक होते हैं ना दोस्तों, ये 2 गुना 5 गुना हो जाते हैं, उसमें समय लगता है। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है कि आपको एक दिन में हीरो का जीरो हो जाओगे आप, सॉरी, जीरो से हीरो हो जाओगे आप। ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है, समझ रहे हो, इसमें समय लगता है। इसीलिए जो है आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा यदि आपको चाहिए तो। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।